हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा कठाला। वेलकम टू RS ओनली। और एक वीडियो के नीचे कमेंट था, अराउंड 3-4 हफ्ते पुरानी वीडियो है मेरी, और उसके साथ में कमेंट लिखा हुआ था स्टूडेंट का कि मैम जो सिलेबस है वो बहुत हैवी और बहुत बल्कि महसूस हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा बता दो जिसको मैं प्रिपेयर करूं और मेरे डिसेंट मार्क्स आ जाएं। फिर मैं डिसेंट मार्क्स का क्या मतलब होता है कि भाई मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएं, मुझे सब कुछ भी ना पढ़ना पड़े और मेरे एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं। एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस मुझे कैसे पता बढ़ेंगे? पहले हम देखेंगे कि भाई क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से मार्क्स आते रहे हैं हमेशा से। दूसरी चीज़, आप क्या पढ़ने में कंफर्टेबल हो, ऑब्वियसली, राइट। चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसके अलावा मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, क्रैश कोर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो और आप स्टूडेंट हो और आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है अच्छी इंग्लिश मीडियम में, तो वो चाहिए। मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है RS ओनली का, अगर वो चाहिए तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखो, क्लिक करोगे, एक गूगल फॉर्म मिल रहा है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी काउंसलिंग होगी एब्सोल्युटली फ्री। चाहे आप इस एग्जाम को जो 6 दिसंबर को होगा प्री का, उसको टारगेट कर रहे हो, या बाद में कोई एग्जाम है 27 में जब भी डिक्लेयर होगा तब उसको टारगेट कर रहे हो, 2 साल बाद में टारगेट कर रहे हो। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए एग्जाम की, ठीक है। अगर नहीं, काउंसलिंग नहीं, मैम मेरे को 1 घंटा 2 घंटे मेरे पास नहीं है टाइम खराब करने के लिए, मैं वहाँ तक नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, या जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो एक फ़ोन नंबर भी दिख रहा है, वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर भी है, उस पर कॉल करो और जो भी आपकी क्वेरी है गेट इट आंसर्ड। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। टॉपिक क्या है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है और उसके लिए मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, और वो है कि आपको अपना कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा ना। कॉम्बिनेशन निकालने से पहले अपन देखते हैं कि अच्छा स्कोर करने का आखिर मतलब क्या होता है। भाई किसी भी एग्जाम में आपको 3 चीज़ें नोटिस करने को मिलेंगी। फर्स्ट, उस एग्जाम में कॉम्पिटिशन कितना है। पहली चीज, कंपटीशन कितना है का क्या मतलब होता है कि कितने लोग उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं वहाँ से हमें पता चलता है, और फॉर्म कितने भरे गए हैं वो हमें कहाँ से पता चलता है? न्यूज़पेपर से। खुद RPSC ये डिक्लेयर करता है कि भैया हमारे पास इस बार इतने फॉर्म भरे गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है। तो कंपटीशन कितना है। दूसरा, कंपटीशन के बाद में मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई आखिर सीट कितनी अवेलेबल हैं, कितने पदों के लिए अभ्यर्थी जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से। कंपटीशन पता चल गया फॉर्म से, सीट पता चल गई, ये भी RPSC डिक्लेयर करती हैं, UPSC के भी डिक्लेरेशंस आते हैं, राइट। और तीसरा होता है कट ऑफ। यहां से मुझे सारी असलियत मिल जाती है कि कितने कंपटीशन में कितनी सीटों के ऊपर कैसा फाइट होता है, तब जाके कैसी कट ऑफ जाती है। यही होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यही होती है। आपको भी वहीं से मिलेगी, मेरे को भी वहीं से मिलेगी। मैं कोई RPSC के बोर्ड की मेंबर नहीं हूँ ना, मैं RPSC की बोर्ड की मेंबर नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ, ठीक है, ओके। तो मुझे भी वहीं से मिल रही है इन्फॉर्मेशन। मेरा एनालिसिस क्या है, और मेरा ही नहीं, ये आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी आप काउंसलर के पास में जाओगे तो मिल जाएगा। मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कोई इस बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट आप काउंसलर्स से पूछोगे ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे आप RS ओनली के काउंसलर्स से पूछो, उनका भी यही एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है? सबसे पहली चीज़, हमारे पास में फॉर्म कितने भरे गए हैं इस साल? 5.5-6 लाख, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि 5.5 लाख फॉर्म्स हैं, लगभग 5.68 ऐसा कुछ नंबर आया था लैक्स में। इतने फॉर्म्स हैं, ठीक है। मेरे पास सीट कितनी है? ये भी RPSC ने डिक्लेयर किया था, अभी शायद 1.5-2 महीने पहले की बात है। ये तो नहीं पता चला ना भाई, ये तो एग्जाम हो जाएगा तब पता चलेगा। इसका कंपैरिजन अपन पहले देख लेते हैं। 2018, 21, 23 और 2024, जिसका एग्जाम 2025 में फरवरी में हुआ था, ठीक है। तो इसको देखते हैं। 16 में क्या कट ऑफ गई थी? फॉर्म लगभग 16 में नहीं, सॉरी 18 में फॉर्म लगभग इतने ही भरे गए थे, ठीक है। लगभग 6-6.5 लाख, 7 लाख फॉर्म गए थे एक बार, उसको अपन नहीं ध्यान दे रहे हैं, बट इतने ही भरे गए थे। तो फॉर्म को मैं कांस्टेंट रख रही हूँ कि भाई मैं 6-6.5 लाख तक का गेम खेल सकती हूँ फॉर्म में, पर फॉर्म इतना ही है। सीटें लगभग 1000 के आसपास होती हैं, सीटें 800 के आसपास होती हैं, सीटें 950 के आसपास होती हैं। सीटें भी मैं लगभग 800 से 900 की रेंज में ले रही हूँ। मेरा गेम मुझे एक्चुअली समझ में आता है कि कट ऑफ क्या गई है। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो मेरे को 2018 में कट ऑफ गई थी 76। ये मैं जनरल मेल की बात कर रही हूँ, बाकी जो भी कैटेगरीज होती हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी कम ही होती है, ठीक है। 2018 में मेरे पास कट ऑफ गई थी 76, 2021 में मेरी कट ऑफ गई थी 84, 2023 में थोड़ा खेला हो गया था, ठीक है। 2023 में कट ऑफ गई थी 100 जनरल मेल, और 2024 में जिसका एग्जाम फरवरी 2025 में हुआ था उसकी कट ऑफ गई थी 70.62, जिसको मैं 71 लिख रही हूँ,
ठीक है मैम, कट ऑफ ऊंची जाती है, नीची आ जाती है, करना क्या है? ध्यान से देखो, कट ऑफ ऊंची ही आई है, कट ऑफ ने इंक्रीमेंट ही दिखाया है, यहां पर डिस्टर्बेंस हुआ है सिर्फ। यहां पर डिस्टर्बेंस क्यों हुआ? आई डोंट नो, लेकिन डिस्टर्बेंस 2026 में भी होगा, दो कारणों से। डिस्टर्बेंस हमारे पास में क्या होने वाला है इस साल? आपका यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था मई में, यूपीएससी का एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्क्रू अप कर दिया, खराब कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के हैं ना, उन्होंने आरएस का फॉर्म भरा है, ये मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि वो राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, विजिट करते हैं, जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं, रिश्तेदारी होगी, दोस्ती होगी, आरएस का फॉर्म उनके लिए खुल गया था। ठीक है, उन्होंने आरएस का फॉर्म भरा है। दूसरी चीज, सितंबर में आपका पीएसआई का एग्जाम होने वाला है और ये एग्जाम होता है बहुत ज्यादा फैक्ट हैवी। फैक्ट हैवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फैक्ट हैवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इनका और आरएएस का राजस्थान के बल्क का सिलेबस बहुत कुछ सिमिलर है, बहुत कुछ एक समान है। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको राजस्थान पढ़ना पड़ेगा, जो पीएसआई का होके आरएएस की तैयारी कर रहा है उसको इंडिया और वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकली ये दोनों लगभग बराबर बराबर पे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सिलेबस में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो होती हैं ना, उनके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, अदरवाइज सिलेबस लगभग ऐसा ही रहता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी जो सीटें हैं ना इस बार वो बहुत कम है, सिर्फ 607 सीटें बहुत 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 कम होती हैं। 5.5 लाख फॉर्म्स में 607 सीटें, जिसमें आपका कंपटीशन ये और ये होगा। मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि कट ऑफ हाई जाएगी। कितनी हाई जाएगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं 70 से तो बहुत हाई मान के चल रही हूँ। आपका टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स या 110 मार्क्स। 100 से 110 के बीच में मार्क्स टारगेट करोगे, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ना। उस टारगेट को अचीव कैसे करना है? 100 से 110 मार्क्स, इस टारगेट को आप अचीव कैसे करोगे? आपको कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़ने पड़ेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बता पाएंगे? आम का पेड़ देखा है? आम तो कच्चा बड़ा होता है ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है। अनार का पेड़ देखा है? अनार का पेड़ तो हाइट में भी छोटा होता है, थोड़ा सा झाड़ीनुमा टाइप का होता है ना? अनार का पेड़ देखा है? जो अनार के पेड़ में जो नीचे जो भी फ्रूट्स होते हैं, सबसे पहले अपन उनको तोड़ते हैं। क्यों? आसान होते हैं। फ्रूट तो फ्रूट है, जो ऊपर सबसे ऊपर जो अनार लगा हुआ है वो भी वही अनार है जो सबसे नीचे लगा हुआ है यार, राइट? तो फ्रूट तो वही है, तो हम सबसे पहले नीचे का क्यों तोड़ते हैं? ईजी होता है, आसान होता है। ठीक है ना? ये आसानी जो है कुछ लोगों के लिए हाइट के कारण हो सकती है, आपकी हाइट ज़्यादा है, या फिर पेड़ की हाइट कम है, या फिर जहाँ पर वो पेड़ है वहाँ पर थोड़ा डूंगर टाइप है, उसके ऊपर चढ़ के मैंने तोड़ लिए। वट एवर बी द केस, हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? जो चीज़ आसान है उसी चीज़ को हम एग्जाम में लगाते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को पकड़ो जो आसान हैं। अब आसान क्यों हैं? या तो उनके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और आप मैनेज कर पा रहे हो, या फिर आपने पहले किसी एग्जाम की तैयारी करी है, चाहे आरएस की करी हो चाहे दूसरे एग्जाम्स की करी हो, उसमें भी वही सिलेबस था, वही कोर्स था, आपने वहाँ से प्रिपरेशन करी हुई है। ठीक है, आसान क्यों है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। आसान क्यों है? एप्लीकेबल क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डील करना पसंद है तो, है ना? किसी भी कारण से आसान हो सकता है आपके लिए उस सब्जेक्ट को हैंडल करना। मैं एक लिस्ट देती हूँ बहुत सिंपल सी, जो आपको मदद करेगी कि भाई इस हैवी कंपटीशन में मैं कम से कम 100 नंबर को कैसे टारगेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब कोई ये मत बोलना कि मैम मेरे को ये हमेशा से पसंद नहीं था, आपने सबसे पहले यही लिख दिया। आई डोंट केयर, प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20 से 21 क्वेश्चंस, 18 से 21 क्वेश्चंस होता है वैसे तो, पर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं छोड़ना। अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है ना कि ये छोड़ दूं मैं, तो तुम बहुत बहुत आसान कम टाइम में प्रिपेयर होने वाला सब्जेक्ट छोड़ रहे हो जो बहुत स्कोरिंग है। इसमें आसपास का आंसर नहीं होता है, इसमें फिक्स आंसर होता है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। प्रैक्टिस करो, सबसे कम टाइम में प्रिपेयर होने वाला सब्जेक्ट। दूसरा आपके पास में आता है करंट अफेयर्स। ना ये करंट अफेयर्स, मैम करंट अफेयर्स अपने आप में सब्जेक्ट है? हाँ, करंट अफेयर्स, यस। करंट अफेयर्स में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन है। कितने हैं?
25 से 30 क्वेश्चंस हैं। ये आपको फोकस करना है जून से नवंबर तक। मैं दिसंबर लिखने वाली थी, बाद में ध्यान गया कि दिसंबर में तो एग्जाम ही है। जून से नवंबर बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर हिम्मत है, दम है, तो जाओ फरवरी मार्च से और उसको लेकर जाओ नवंबर तक। करंट अफेयर्स नहीं छोड़ने। देखो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये फैक्ट हैवी रॉ करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे हैं, मैनेज कर सकते हो। आरएस नीति की वेबसाइट पे जाओ, आरएस ओनली की वेबसाइट से आरएस नीति का आपको लिंक मिल जाएगा। बढ़िया करंट अफेयर्स हैं, डेली अपडेट्स के साथ में। कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से कर लेना, ठीक है। पुराने जो हैं वो आप देख लो, देखो भैया, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट बताती हूँ। सब्जेक्ट नहीं, लो हैंगिंग फ्रूट, राइट। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। किस किस का? एक तो राजस्थान का और एक इंडिया का। देखो दोनों लिखा है मैंने, आर और आई। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू, राजस्थान स्टेट का बजट। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का बजट, यूनियन बजट, ठीक है। इंडिया का बजट किसने दिया था? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। और राजस्थान का इकोनॉमिक बजट, राजस्थान का बजट किसने अनाउंस किया था विधानसभा में? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी जी ने अनाउंस किया था, रीड करा था, प्रोनाउंस करा था, कुछ भी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है राजस्थान का जीके। नाउ राजस्थान के जीके में आपको कहाँ पे हैं अपन? नंबर 3, हाँ ठीक है। राजस्थान जीके में आपको 3 चीजें नहीं छोड़नी। राजस्थान जीके में 3 चीजें नहीं छोड़नी। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है राजस्थान हिस्ट्री, इसमें भी मॉडर्न, फिर है राजस्थान ज्योग्राफी, और फिर है राजस्थान हिस्ट्री का जो मिडिवल पोर्शन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो गए, आपके मिलिट्री रिफॉर्म्स हो गए, कोई आपके बैटल्स हो गए, कोई आपके फोर्ट बन गए, यानी कि आपका आर्ट एंड कल्चर। ये छोड़ने की गलतियां नहीं करनी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं छोड़ना। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री मॉडर्न और राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पूरा, ठीक है। अब इसका ज़्यादातर जो पार्ट होता है ना अपना मिडिवल इंडिया में से ही आता है, मिडिवल राजस्थान में से भी आता है, तो इसलिए मैंने मिडिवल राजस्थान लिखा है। 3 से 4 क्वेश्चंस का बफर मिल जाए उसके लिए राजस्थान इकोनॉमी अगर प्रिपेयर कर सको ना, फैक्ट हैवी होती है, स्कीम्स, पॉलिसीज, कोई नया कैंपेन है, वो सब लॉन्च जो होते हैं, वो सब जो उनके ऊपर अपडेट्स आती हैं, वो यहाँ आ जाएगा। टाइम है, कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चंस का बफर डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। राजस्थान का जीके आपको नहीं छोड़ना। राजस्थान के जीके के बाद में मैं आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना चाहती हूँ। मैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को ना बस स्कूल में यही तो नहीं समझ में आ रहा था कि इसके साथ में क्या करूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी अगर अच्छी है, पढ़ पाते हो, याद रख पाते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और कुछ फेमस नाम जो हमेशा अच्छे या बुरे कारणों से न्यूज़ में रहता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस। ये 5-6 क्वेश्चंस इतने फैक्ट हैवी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल रीजन? वहाँ पर ऑप्शन में होगा एक तो डिट्रॉइट, दूसरा होगा छोटा नागपुर प्लेटो, तीसरा होगा रूर रीजन, और चौथा होगा मैनचेस्टर। डिट्रॉइट अमेरिका में है। इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, बहुत इजी क्वेश्चन है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको लगेगा कि भाई ये तो अगर मैं मैप देख लेता ना 2 बार तो भी हो जाता। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं मिस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मिस करोगे मैं तो पर्सनली नाराज हो जाऊंगी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं मिस करना है। नेक्स्ट है अपने पास में इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में से आपके पास में 8 से 11 क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है? आज क्या है? अगर ये वीडियो लेट अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो आई एम सॉरी। मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ 5 अगस्त को, ठीक है। तो आज है 5 अगस्त। आज इतिहास बना था, आज से 7 साल पहले। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के बीच में खड़े होकर बोला कि भाई आज से आर्टिकल 370 जो है वो अब एब्रोगेट हो चुका है, अब मान्य नहीं है, ठीक है। और स्पीकर ने यस और नो ले लिया, पास हो गया बिल, यानी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया। इसके साथ में एक और अनाउंसमेंट था, जम्मू कश्मीर उस दिन से स्टेट नहीं है। जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग एक यूनियन टेरिटरी है। कारगिल वगैरह के जो भी ईस्ट में आता है ना, वो सारा लद्दाख हो गया, लेह लद्दाख। ये इतिहास है।
इस तरीके के इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, कोई कमेंट्स में पॉलिटिकल बात नहीं करेगा। एक तो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि तुम लोगों को एक वर्ड इधर उधर लगता है ना कि भैया ये तो ये वो सोच रही है। पॉलिटिकल बात करना बंद कर दो। एग्जाम पॉलिटिक्स नहीं होती है, एग्जाम फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग होता है। फैक्ट अच्छे लग रहे हैं सुन के कोई बात नहीं, बुरे लग रहे हैं सुन के कोई बात नहीं, एग्जाम पूछेगा। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कहीं पे भी इलेक्शंस होते हैं ना, जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं कहीं पे भी, तो स्टेट मशीनरी इलेक्शन कमीशन के हाथ में चली जाती है। सुना है, अभी बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, राइट। तो स्टेट मशीनरी जो होती है, यानी कि स्टेट का जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारा का सारा चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला जाता है। कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमिश्नर को ये पावर दी गई है? लिखो कमेंट्स में। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो इंडियन पॉलिटी तैयार करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो चीज़ें करंट में यानी कि न्यूज़ में किसी ना किसी कारण से रही हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये 6 टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे तो बहुत सेफ रहोगे। इनके अलावा भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा है? अगस्त के मिड में आ रहे हैं अपन, ठीक है ना? ठीक है, आज की डेट अलग है, लेकिन अगर हो सकता है आपको बाद में ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तो है ही हैं, आधा महीना इधर उधर मान लो। पढ़ाई करने का टाइम है, करो। कोई भी कमेंट होता है, थॉट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको लगता है कि मैम इस टॉपिक के बारे में बात करो, हाँ, एक और चीज़, जो भी लिखना है, जो भी बात है ना, वो कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। अगर वीडियो रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड होता है तो टीम मेरे तक वो कमेंट ज़रूर पहुंचाती है। अगर नहीं, पिछले कुछ वीडियोस में ये कमेंट है कि मैम सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी टॉपिक्स बता दो। मैं बना रही हूँ, मैंने 3 सब्जेक्ट्स के रेडी भी कर लिए हैं। इट टेक्स टाइम, क्योंकि मुझे अलग अलग एक्सपर्ट्स से बात करनी पड़ती है यहाँ मैनेजमेंट में, ठीक है। बिकॉज आई मेक द वीडियोज़ बट देयर आर अदर टीचर्स, अलग टीचर्स हैं और जो आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, तो मुझे उनसे टाइम लेना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, मुझे डेटा लेना पड़ता है और उसके बाद में मैं वीडियो बनाती हूँ, यानी कि उसके बाद में मेरी पीपीटी वगैरह तैयार होती हैं तो होती है, वरना मैं बोर्ड पर डायरेक्ट लिखती हूँ। मुझे 2-4 दिन और दो, ठीक है, वो वीडियोस भी आ जाएंगे। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको हाई प्रायोरिटी, यानी कि पहले कौन कौन से टॉपिक्स कितनी बार पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, किस तरह से प्रिपेयर करो, वो मैं वीडियो बना दूंगी। जस्ट हैंग इन देयर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।